Good evening, 10th standard students. So, we are back with the further topic of science, chapter number 1. It is मास एंड वेट. ग्रेविटेशन के अंदर अभी हम लोग ये टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे कि तुम जानते हो मास एंड वेट. देखो, सब लोग सोचते हैं कि मास और वेट जो है वो सेम चीज़ें होती हैं, ठीक है, लेकिन वी आर गोइंग टू सी द डिफरेंस. व्हाट इज मास एंड व्हाट इज वेट. क्लियर? सपोज नाउ एक स्टोन है 1 kg का और एक स्टोन है 5 kg का. तो तुम लोग इजीली बता सकते हो कि कौन सा ज्यादा वजनदार है. राइट? ये करेक्ट. इसका शेप भी ज्यादा बड़ा है मैंने. अब देखो, समझो ये 5 kg के स्टोन को मैं हटा देता हूं और यहां पर एक आयरन ब्लॉक डालता हूं, इतना सा 5 kg का. इसका स्ट्रक्चर इससे ज्यादा है. स्टोन का स्ट्रक्चर जो है वो ज्यादा है इससे. ये छोटा सा है, 5 kg का आयरन है. तो भी देखो, मास यहां पर डिफर कर गया और वेट भी डिफर कर गया. राइट? तो व्हाट इज द मेन थिंग इज, हम मास के लिए किसके ऊपर डिपेंड किए? क्वांटिटी, दैट इज मैटर प्रेजेंट. कितना मटेरियल है, दैट इज मास. एंड वेट के लिए हम किसके ऊपर डिपेंड करेंगे? वेट के लिए हम डिपेंड करेंगे ग्रेविटी के ऊपर. समझ में आ रहे हो? मास के लिए किसके ऊपर डिपेंड करेंगे हम लोग? मैटर प्रेजेंट के लिए. और वेट के लिए किसके ऊपर डिपेंड करेंगे हम लोग? ग्रेविटी के लिए. क्लियर? तो देखो, नाउ सी, सो मास का डेफिनेशन हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं? इट हैज डिफाइन मास. तो मास इज अमाउंट ऑफ मैटर present in the object. Okay, and its SI unit is kg. Clear about mass? It is the amount of matter present in the object, and since its SI unit is kg, it is a scalar quantity. Now there are two types of physical quantity. दो तरीके के फिजिकल क्वांटिटी होते हैं. देखो, मैं एक्सप्लेन करता हूं तुम्हें. फिजिकल क्वांटिटी दो तरीके के होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज स्केलार एंड वेक्टर. फिजिक्स में दो तरीके के क्वांटिटी होते हैं, एक है स्केलार और दूसरा है वेक्टर क्वांटिटी. और स्केलार क्वांटिटी आर दोस विच हैज मैग्नीट्यूड, मतलब जिसके अंदर सिर्फ वैल्यू रहेंगी. ठीक है? और वेक्टर क्वांटिटी आर दोस जिसके अंदर मैग्नीट्यूड और टाइम दोनों रहेगा. जैसे कि वजन, वेट. ठीक है? ये एक देखा जाए तो वेट आपका वेक्टर क्वांटिटी में गिनता है. क्यों, वो मैं बाद में बताऊंगा. मास आपका स्केलर क्वांटिटी में गिनता है. क्यों, ये देखो. अब क्यों लिखा मैंने इसको स्केलर क्वांटिटी? इसका वजन क्या है? केजी में दिया हुआ है. तो इसका मतलब मास जो है उसका सिर्फ केजी है, वजन है. लेकिन अगर मैं वेट को देखूं, ठीक है ना, वेट को देखो तो वेट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है. मैंने अभी बोला ग्रेविटी किस तरफ है? नीचे की तरफ है. इनडायरेक्टली क्या आ गया? डायरेक्शन आ गया. तो डायरेक्शन हो गया तो कौन सा क्वांटिटी हो गया? वेक्टर. बराबर. अभी देखो, नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेता हूं. सपोज टाइम, ये स्केलर क्वांटिटी है. कैसे पता चल रहा? क्योंकि सिर्फ वो चलता रहता है गोल 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 गोल, कोई डायरेक्शन पे नहीं डिपेंड करता. लेकिन उसी तरह एक्सेलरेशन,
ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि इसके पास डायरेक्शन भी है और बढ़ने और कम करने की क्षमता भी है। बढ़ भी सकता है, प्लस में भी जा सकता है, माइनस में भी जा सकता है। देयरफॉर इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो द क्वांटिटी विच हैज बोथ magnitude and direction are called as vector quantity. The quantity which has only magnitude is called as scalar quantity. Clear? तो मास से आगे बढ़े। ओके तो अगर सबसे बात और एक इंपॉर्टेंट बात, नेक्स्ट, हायर द मास, ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट लिखो, हायर द मास हायर इज द इनर्शिया। हायर मास हायर इज इनर्शिया। व्हाट डू यू मीन बाय इनर्शिया? देखो मैंने फिजिकल स्केलर वेक्टर के बारे में बताया, अब मैं तुम्हें इनर्शिया के बारे में बताता हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय इनर्शिया? नाउ व्हाट इज इनर्शिया इज एवरी ऑब्जेक्ट, उसकी ना एक बुरी आदत रहती है, इट इज लव्स टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है, सबको आराम करना पसंद है, तो हर ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे रहना बहुत पसंद है। ठीक है, तो अगर मुझे इसको रेस्ट पोजीशन से हटाना हो, इसके अंदर फोर्स अप्लाई करना हो, फोर्स अप्लाई करके ही ये रेस्ट पोजीशन से हट सकता है, देन इसकी एबिलिटी या फिर इसका जो उल्टा फोर्स आएगा जो इसे रेस्ट पे रहने के लिए मजबूर करेगा, दैट इज बीन टर्म्ड एज इनर्शिया। Okay, what is been termed as inertia? The ability of the body not to move from the state of the rest is called as inertia. Okay, because he doesn't want to move from the state of the rest. Clear? समझ में आया inertia के बारे में? तो अब हम थोड़ा और डेफिनेशन लिखेंगे। देखो ये डेफिनेशंस का पार्ट है पूरा, तो लेट अस फिल द डेफिनेशंस। ये हो गया हमारा किसके बारे में? मास के बारे में। नाउ लेट अस राइट अबाउट स्केलर क्वांटिटी। लिखो द क्वांटिटी विच रेफर्स टू ओनली मैग्नीट्यूड is called as scalar quantity. Next, vector quantity. Right, the quantity which refers to both time and direction is called as vector quantity. और एक कौन सा डेफिनेशन देखा? इनर्शिया, इसका लिखो the ability of the body to remain in state of rest until it is acted upon by an external unbalanced force is called as inertia. आई होप तुम्हें इतना समझ में आया। फिर से मैं बताता हूँ, मास मतलब कुछ बड़ा सा स्ट्रक्चर जिसमें पार्टिकल्स ज़्यादा हो।
और वेट मतलब वजन ग्रेविटी के साथ, डायरेक्शन के साथ। तो नाउ लेट अस स्टडी अबाउट वेट। ओके, सो व्हाट इज वेट? तो वेट इज डिफाइंड एज a force with which earth attracts the object। ठीक है, तो ये मेन पॉइंट है कि किस तरीके से अर्थ उस ऑब्जेक्ट को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, दैट गिव्स मी द वेट। तो वेट इनडायरेक्टली हम W से रिप्रेजेंट करेंगे, एक तरीके का फोर्स है, एंड दैट इज गिवन बाय mg। W इक्वल्स टू m इंटू जी, वेर m इज मास एंड g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, तो m इज मास एंड g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर? और ये कौन सा क्वांटिटी है? इट इज ए स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी? इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज ये नीचे की तरफ डायरेक्टेड है। ऊपर की तरफ जाते हैं तो वेट लगता है क्या? नहीं, नीचे की तरफ जाते हैं तो हम लोगों को वेट ज़रूर लगता है। एंड दिस g हैज़ ए फिक्स्ड वैल्यू ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग g का पोल इक्वेटर कुछ भी नहीं देखेंगे, हम लोगों ने ना पोल में जाना है ना इक्वेटर में जाना है, यूनिवर्सल वैल्यू हम लोग ने सेट कर लिया, दैट इज g इक्वल्स टू 9.8। क्लियर? ओके, नाउ चल, मैंने इसी लेक्चर के दौरान तुम लोगों को सन और मून का एग्जाम्पल लिया था, राइट? और एक एग्जाम्पल लिया था अर्थ और मून का। बोलो, दोनों में से अब तो फिलहाल हम सन का टॉपिक बंद करते हैं। सन में तो हम जीने नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं अर्थ और मून का हिसाब देखते हैं। अर्थ का स्ट्रक्चर बड़ा है, मास बड़ा है, अगर मास ज़्यादा है तो वेट भी ज़्यादा ही होगा, राइट? इसका मास एज कंपेयर टू मून से ज़्यादा ही है, राइट? तो वेट भी ज़्यादा है। और मैंने क्या बोला था? 1/6 का दोनों का रिलेशन है, मतलब वेट इन अर्थ इज 1/6 ऑफ मून। मतलब समझो, अगर मुझे मून में वजन चाहिए तो 1/6 करना पड़ेगा वेट ऑफ अर्थ में, ठीक है? यहां पर जिसका वजन 60 kg है, मून में उसका वजन कितना हो जाएगा? 10 kg। ठीक है, मतलब मून का मास कम है, इसलिए 1/6 से मैं डिवाइड कर रहा हूं। तो लेट अस सॉल्व वन न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस। लिखो, इफ ए पर्सन weighs 750 Newton on earth, how much would be his weight on the moon? Given that moon's mass is 1/81 of that of Earth and its radius is 1/3.7 of that of Earth। थोड़ा टफ क्वेश्चन है, देखते हैं। देखो क्या दिया हुआ है। एक पर्सन का वजन है
750 Newton on Earth, how much would be his weight on the moon given that moon's mass is 1/81 of the Earth and that of its radius is 1/3.7 of that of the Earth. तो देखो मैं कैसे करता हूँ, थोड़ा सा सम टफ भी है, ध्यान से देखो। हमें उस इंसान का मून पे वजन निकालना है। तो देखो एक एक करके शुरू करते हैं। ये रहा हमारा अर्थ, ये रहा हमारा मून, ये रहा हमारा पर्सन, इसका वजन यहाँ पे 750 न्यूटन। तो इसी इंसान का वजन यहाँ पर कितना होगा, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, इसका जो मास है, ये मास है, ये इसके मास के साथ रिलेशन में 1/81 पे है। और रेडियस, ठीक है, इसका रिलेशन कितना है, 1/3.7। तो शुरू करें। तो वेट ऑन अर्थ कितना दिया हुआ है, 750 न्यूटन, बराबर। मास ऑफ मून इक्वल्स टू 1/81 इंटू मास ऑफ अर्थ। करेक्ट नहीं, 1/81 का रिलेशन है मास का। तो सपोज मास ऑफ मून को मैं ऐसा लिखता हूं, इक्वल्स टू मास ऑफ मून कैपिटल M, नीचे स्मॉल m, राइट, इक्वल्स टू 1/81 me, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 81 इक्वल्स टू me/mm, मास ऑफ मून नीचे आ गया। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसी तरीके से ये तो मास का क्राइटेरिया हो गया। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट वन, रेडियस ऑफ मून इक्वल्स टू 1/3.7 इंटू रेडियस ऑफ अर्थ, राइट। तो RM इक्वल्स टू 1/3.7 इंटू RE। तो 3.7 इक्वल्स टू RE/RM, इक्वेशन नंबर 2, करेक्ट है। ओके तो हम लोग ये टेक्निक नहीं यूज करेंगे, ये जस्ट फ्रेम कर लिया। तो बट वी नो व्हाट वेट इन मून is equal to 1/6 of weight in earth. Let us find weight in moon. 1/6 into 750 डिवाइड करो तो तुम्हें क्या मिलेगा, 120। कट करो, फिल करो, यहाँ पे आंसर कितना मिल रहा है, 6 डिवाइडेड बाई 750, 6 1 = 6, 15, 6 2 = 12, 30, 125 न्यूटन। ठीक है, ऑलमोस्ट 1/6 था हमारे अर्थ के वजन के कंपैरेटिवली। क्लियर? ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज फ्री फॉल। चल फ्री फॉल के बारे में देखते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय फ्री फॉल? नाम से ही पता चल रहा है, देखो, फोकट में गिरना। समझो एक पर्सन एक स्टोन या बॉल ऊपर फेंकता है, तो व्हाट हैपेंस इज आफ्टर रीचिंग ए सर्टेन हाइट द बॉल स्टॉप्स
एंड कम्स बैक अगेन। ये किस वजह से गिर रहा है? ग्रेविटी की वजह से, एंड दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज फ्री फॉल, बिकॉज वी आर नॉट अप्लाइंग एनी टाइप ऑफ फोर्स ओवर हियर। सिंस द ग्रेविटी एग्जिस्ट इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, हर पॉइंट पर एग्जिस्ट करता है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज फ्री फॉल। तो वन विच कम्स ड्यू टू influence of gravity is called free fall. ओके, तो याद है तुम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में कुछ फॉर्मूला पढ़ा था, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसके अंदर u मतलब क्या हो जाता था? इनिशियल वेलोसिटी, राइट? t मतलब टाइम, और a मतलब एक्सेलरेशन, राइट? ये तीनों फॉर्मूला याद है 9th स्टैंडर्ड में। और v मतलब क्या हो जाता था? फाइनल वेलोसिटी। अब ध्यान दो, अब जब मैंने स्टोन को ऊपर फेंका अपने हाथों से, राइट, अपने हाथ में जब मेरे हाथ में जब स्टोन है, तब स्टार्टिंग वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u क्या है? 0 है, राइट? जब यही स्टोन ऊपर चला गया, वो रुक जाता है, फिर नीचे आता है, रुक जाता है, मतलब फिर से इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया? 0। तो इन सब फॉर्मूला में 0 डाल के देखो तो v इक्वल्स टू किस में बदल जाएगा? ए टी। वी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? 2as। s इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? हाफ ए टी स्क्वायर। और ये है सारे फ्री फॉल के फॉर्मूलेस। क्यों? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी फ्री फॉल में 0 रहती है। स्टोन को हाथ में पकड़ के रखा, 0, ऊपर से नीचे आ रहा है, 0। क्लियर एवरीवन? आई होप तुम लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। मैंने ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा अलग मेथड से सॉल्व किया है। ये कंडीशन पकड़ के बुक में बहुत लंबा चौड़ा किया हुआ है, मैंने बस फ्रेम कर लिया इक्वेशन को जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है, और मैंने इस मेथड से वेट ऑन मून इक्वल्स टू 1/6 इन द वेट ऑफ अर्थ, इस मेथड से मैंने 125 न्यूटन निकाला है। क्लियर एवरीवन? होप सबको ये टॉपिक समझ में आया होगा। बाकी के नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में।